क्राइम स्पॉट मान लिया जाए कोई एक क्षेत्र है जहां मर्डर हुआ है, कोई एक क्षेत्र है जहां मर्डर हुआ है। अब देखिएगा कि कहीं किसी का मर्डर हो जाता है सड़क पर या मॉल में या कहीं भी, तो वहां सबसे पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट जाता है वो क्या करता है? तो पुलिस डिपार्टमेंट जाता है तो वो आपको चौक से इस तरह का निशान बनाता है। वो सबसे पहले पुलिस जाके वहां क्या करता है? चौक से वहां जाकर के एक निशान बनाता है, इस तरह का एक निशान बना दिया और इसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है। मतलब एक निशान बन गया और यहाँ बाहर से बैन कर देगा, कोई नहीं जाएगा इसके अंदर। उसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, डॉक्टर को। वो डॉक्टर लोग लेंस के हेल्प से या किसी हेल्प से इसके अंदर कुछ खोजते हैं। वो क्या खोजते हैं वास्तव में? तो खोजा जाता है कि जहां मर्डर हुआ है वहां मर्डर का कोई चीज खो जाता है, कोई सुराग खोजा जाता है। कह रहा है कि जैसे हमारे शरीर में नेल सेल, जो नाखून का कोशिका है, हेयर फॉलिकल सेल, बाल पुटक कोशिका, स्किन सेल, हेयर फॉलिकल सेल, बाल पुटक कोशिका, त्वचा कोशिका, नाखून का कोशिका या ब्लड सेल में कौन? WBC का है कि आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, तो जब आरबीसी में केंद्रक नहीं हो तो डीएनए कहां से होगा? तो ब्लड सेल्स यानी कि इसमें स्पेशली WBC या स्पर्म से। मान लिया जाए किसी फीमेल के साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है किसी फीमेल का, तो वहां पकड़ना है कि रेपिस्ट कौन है। तो हम क्या देखते हैं? उसका सीमेन लेके, उस सीमेन में से कोई स्पर्म लेकर उससे डीएनए निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है किसी एक व्यक्ति का हेयर फॉलिकल सेल, बाल पुटक कोशिका, त्वचा कोशिका, नाखून कोशिका या उसका जो ब्लड सेल्स है, ब्लड में जो सेल है स्पेशली WBC, या उसका अगर मानव है, मानव नर है, मेल है, तो उसका जो शुक्राणु कोशिका होता है, सब में डीएनए कैसा होगा? एक जैसा होगा और एक ही तरह का डीएनए। तो ये जो इतना तरह का हम सेल का नाम बताए, त्वचा कोशिका, बाल पुटक कोशिका, रक्त कोशिका स्पेशली WBC या क्या स्पर्म कोशिका, अगर फीमेल के साथ गलत हुआ है तो इनमें से कोई एक कोशिका अगर इस क्राइम स्पॉट वाले रीजन से मिल गया तो वो खोज लेते हैं। कौन? जो फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट होते हैं। तो मान लिया जाए यहां से एक वुमेन का यहां मर्डर हुआ है और मर्डरर का एक सेल मिल गया। बात समझ में आया? मर्डर हुआ है, मर्डर से वहां पर उनको एक सेल मिल गया। अब ये सेल हेयर, बाल पुटक कोशिका का भी हो सकता है, त्वचा का भी हो सकता है। अगर मेल है, फीमेल के साथ गलत हुआ है तो स्पर्म भी, सीमेन हो सकता है, स्पर्म हो सकता है या रक्त भी हो सकता है। अब इसके अंदर डीएनए है, ठीक? तो केंद्रक है, तो केंद्रक से क्या किया गया? डीएनए निकाला गया। क्या है? डीएनए। तो हम, ये क्राइम स्पॉट है आपका, क्राइम स्पॉट। क्राइम स्पॉट से क्या मिला है हमको? क्राइम स्पॉट से बाबू हम लोगों को मिल गया एक कोशिका, सेल मिला। सेल से न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से हमको मिल गया डीएनए। पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं? पहला स्टेप बाबू इसमें होता है कि टू आइसोलेट डीएनए। डीएनए उंगली छापी में, डीएनए उंगली छापी का प्रोसेस क्या है? मेथड। प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ना, प्रोसेस या मेथड। तो हम क्राइम स्पॉट से हमको जो भी सेल मिला, क्या क्या सेल मिल सकता है वहां? त्वचा कोशिका, ब्लड कोशिका, नाखून, स्पर्म सेल, और कोई भी अगर सेल मिला तो उससे हम पहला प्रोसेस क्या करते हैं? टू आइसोलेट डीएनए। क्या करते हैं बाबू? डीएनए को अलग करना। उस कोशिका से किसको अलग करते हैं? डीएनए को। कोई दिक्कत? अब डीएनए लंबा पॉलीमर होता है ना। अच्छा, एक और बात, अब हो सकता है कि बहुत कम ब्लड मिला, एक आध को हेयर, बाल पुटक कोशिका मिला या त्वचा कोशिका मिला,
बहुत कम मात्रा में डीएनए हमको मिला और हमको उसको डीएनए से पकड़ना है, किसको? मर्डर को। तब छोटा सा डीएनए है ना, तो इसको हम दूसरा स्टेप का क्या करेंगे कि टू एम्पलीफाई डीएनए, दूसरा स्टेप एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। आप लोग नाम सुनिएगा एम्पलीफायर, साउंड एम्पलीफायर या वॉइस एम्पलीफायर होता है ना, क्या माइक जो आवाज को बढ़ा देता है, तो उसी तरह से एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए करेंगे। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, इसका अर्थ होता है डीएनए का प्रवर्धन, डीएनए का प्रवर्धन, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। अपनों को जब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, वहां पढ़ाएंगे, और यह एक खास मेथड से किया जाता है जिसका नाम है पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक, बात समझ में आ रहा है? पहला काम कि कोशिका से डीएनए को बाहर कर लिए, दूसरा काम जो कोशिका से डीएनए मिला, मान लो बहुत कम मात्रा में डीएनए मिला, तो उसको हम पहले उसका बढ़ा लेंगे, उसका संख्या बहुत ज्यादा उसका संख्या प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको मर्डर को पकड़ना है छोटे से डीएनए से। तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए का प्रवर्धन कर लेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। बहुत सारा हमको डीएनए मिल जाएगा, एक खास तकनीक जिसका नाम है पीसीआर तकनीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक। अब हमको डीएनए बहुत सारे मिल गए, तो तीसरा काम क्या करेंगे हम कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, अब क्या करते हैं, क्योंकि डीएनए बहुलक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, तो उसका उतना अध्ययन करना संभव नहीं है। तो उस डीएनए को हम क्या करते हैं, जो हमको डीएनए मिला उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन, मतलब डीएनए का खंडीकरण, डीएनए का खंडीकरण छोटे छोटे खंड में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे भाई? तो इसको चाकू कांची से थोड़े काट के अलग कर लेंगे, एक खास एंजाइम से करेंगे जिसका नाम क्या है? आरईएन, आरईएन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से हम डीएनए का खंडित कर दिए। अब देखिए खास बात, ये जब डीएनए को जब हम उस पर आरएनए एंजाइम आप देंगे ना, तो ये डीएनए आपका खंड खंड हो जाएगा इस तरह से। और ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, जो द्विलड़ी डीएनए था, वो एकल लड़ी का डीएनए हो जाएगा। कब? जब उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट में बांटेंगे तब। और ये जो हमको प्राप्त होगा इसे हम कहते हैं RFLP। क्या कहेंगे इसको? RFLP। इसमें सारे बहुत सारे टर्म हैं जो आपको पूछे गए हैं कंपटीशन में। ये डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जो द्विलड़ी था उस एकल लड़ी में हो जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, इसको कहते हैं RFLP। क्या है RFLP? R से रिस्ट्रिक्शन, F से फ्रेगमेंट, L से लेंथ, और P से पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कैसे प्राप्त हुआ हमको RFLP? तो जब हम आरएन एंजाइम से इसको कट किए तब। बात समझ में आ रहा है? रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि लेंथ के साथ ये अलग अलग फ्रेगमेंट है जिसका लेंथ अलग अलग है और पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। अगला स्टेप क्या करेंगे इसमें? अब अगला स्टेप बाबू क्या करते हैं इसमें स्टेप कि देखिए ऐसा थोड़ा है कि डीएनए को चाकू या ब्लेड से काट के या हाथ से उठा लिए। इसको अब हम कह रहा है कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट जो अलग हुआ है, सेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करेंगे, तो इसको कहेंगे, अगला स्टेप होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट using जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड।
मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट उसको हमको अलग करना है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हुए हैं इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसको हमको अलग करना है। काम छोटा थोड़े है, काम आसान थोड़े है। हमको अपराधी को पकड़ना है, एक ब्लड के एक बूंद ब्लड मिला, एक कोशिका से हमको अपराधी को पकड़ लेना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करेंगे। सेपारेशन मतलब अलग करना, पृथक्करण करना। किसका? इस छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट का एक खास मेथड से जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे हिंदी में कहते हैं जेल विद्युत का संचलन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद्युत का संचलन। इस विधि के द्वारा हम जो कटा हुआ डीएनए के सेगमेंट है, जो आरएफएलपी है, उसको अलग करेंगे। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो देखिए, ये जैसे ये आपका एक कई आप मशीन होता है, ठीक है, ये एक मशीन है और इस मशीन में यहां पर आपको, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पर एक प्लस वाला तार जोड़ते हैं और यहां पर एक माइनस वाला तार जोड़ते हैं और इसमें एक पॉट होता है सपोज इस तरह का, जिसमें पूरा जेल भर देते हैं। जेल, ये जेल क्या होता है? तो आप लोग पढ़े लिएगा कि समुद्र में जो लाल शैवाल मिलता है नोरेडल की, ग्रासिलारिया, जेलिडियम और ग्लासिलारिया, उसी लाल शैवाल से लाल शैवाल के हेल्प से बाबू हम बनाते हैं जेल, एगारोज जेल बनाते हैं। तो इसी एगारोज जेल के हेल्प से हम ये जो आर्यन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कटा हुआ है उसको अलग करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आप मशीन होगा, देखिएगा, आप इस पर भी खोज सकते हैं। आप YouTube पर जाइए और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, YouTube पर जाइए या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या है पढ़िए, देख करके मशीन बताएगा। इसमें जैसे कि अलग अलग यहाँ कूप बना रहेगा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये आपको मिला है क्राइम स्पॉट से। कहां से मिला है? जहां क्राइम स्पॉट से किसी अननोन व्यक्ति का सेल मिला है, उसका हम ये निकाल रहे हैं। और हमको किसी दो व्यक्ति पर शक है कि उसी दो व्यक्ति में से कोई मर्डर किया है, या तीन व्यक्ति पर शक है, ठीक है। तो उस तीन व्यक्ति का भी हम कोशिका से डीएनए निकालेंगे इसी मेथड से। सेम मेथड वही करेंगे कि क्राइम स्पॉट से मिला और तीनों व्यक्ति का भी डीएनए निकालेंगे इसी मेथड से। अब ये जो हम डीएनए निकालेंगे, तो आप ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मशीन है, ये जो अलग अलग किए हैं, इसको हम वो आपको जैसे ड्रॉपर से स्याही डालते हैं वैसे ही ये सॉल्यूशन में रहता है, रहेगा डीएनए। इस डीएनए को जैसे इंजेक्ट कर देंगे हम, जैसे सिरिंज से ब्लड इंजेक्ट करते हैं, वैसे ही हम एक कूप होता है, इसी कूप में एक में हम डाल देंगे, मान लिया जाए जो क्राइम स्पॉट से मिला उसका, अब बाकी में डाल देंगे जिस पर डाउट है उसका। सबका डीएनए इसमें हम डाल दिए और ये जुड़ा रहता है इस जेल वाले पॉट से। उसके बाद जब हम इस पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है? डीएनए पर डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होते हैं डीएनए। कहाँ ऋणावेशित होता है डीएनए? तो उसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड वो PO4 3- बन जाता है। उसमें होते हैं ना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं PO4। तो डीएनए ऋणावेशित होता है। तो जब हम एक इसमें क्या होता है, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, तो आपको क्या बोलते हैं? एक कैथोड और एक एनोड। तो जब हम यहाँ डीएनए देंगे, डीएनए इस कूप में भर देंगे और ये जुड़ा रहता है स्पॉट से, जब इसमें लगभग 122 वोल्ट, कितना? 122 वोल्ट, 120 के आसपास 122 वोल्ट का करंट यहाँ जब दिया जाएगा,
तो ये जो डीएनए है वो रिडायलिसिस है, तो किधर जाएगा बाबू? जब करंट सप्लाई होगा 122 वोल्ट का, किधर जाएगा वो? तो कैथोड से एनोड की ओर न जाएगा, क्योंकि वो रिडायलिसिस है। किधर जाएगा डीएनए? कैथोड से एनोड की ओर। अब सब में हम डीएनए इसमें पिंच कर दिए, और डीएनए जाएगा मान लो कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा। क्या जाएगा? डीएनए। अब उसमें देखा जाएगा कि जो सेगमेंट जितना ही छोटा है उतना ही दूर जाएगा, जो सेगमेंट जितना ही छोटा है उतना ही दूर जाएगा, जो जितना ही बड़ा सेगमेंट है वो पीछे रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो सेगमेंट जितना ही छोटा है उतना ही ज्यादा दूर जाएगा एनोड की ओर, और जो जितना ही बड़ा है वो पीछे रह जाएगा। अब 4 कूप है, कूप, चारों में 4 व्यक्ति का डीएनए, एगो स्पॉट से जो मिला हुआ है, या 3 गो शक वाला जिस व्यक्ति पर शक है वो हम डाले हैं, तो इसमें सब सेगमेंट अलग अलग हो गया है। अब देखिए बाबू, जो जेल होता है ना, फ्रेजाइल होता है, भंगुर। जैसे आप बालू पर जा करके, बालू भींगा हुआ, उस पर कोई आप आकृति बना लीजिए, फिर हाथ पर उसको उठाइए और थोड़ा सा हिला डुला तो बालू टूट जाएगा। आप बहुत बड़ी सुंदर आकृति बनाए हैं, वो बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा? उसी तरह से जेल भंगुर होता है, फ्रेजाइल होता है। तो हमको अभी रिसर्च करना है ना, हमको प्राप्त करना है, ये वो चीजें मिला है स्पॉट्स, और उसी में से प्राप्त करना है कि मर्डरर कौन है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब हम इस पर ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे, जो डीएनए अलग अलग हुआ है ना, अलग अलग नहीं रखेंगे। अब इसको हमको ट्रांसफर कर देना पड़ता है दूसरे। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो हम सेक्शन है जो बनाए हैं यहाँ फिगर, ये पॉट को हम उठा लेते हैं और इसको नाइलॉन मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल बना रहता है नाइलॉन मेम्ब्रेन, या नाइट्रोसिलोज पेपर, नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसिलोज पेपर पर इसको उलाट के दाब देंगे। क्या करेंगे? दाब देंगे। तो क्या होगा कि ये सारा डीएनए यहां से कहां ट्रांसफर हो जाता है? नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। जैसे मान लो मेरा हाथ है, इस पर हमें चौक लगा है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। अब इसको हम कहीं भी, इसको हम दूसरे पर रख दें जहां ऐसा नहीं है मार्क, ब्लैक स्पीरिया ऑटोमाज, ये प्रिंट उग जाएगा कि नहीं उग जाएगा उंगली का? तो ठीक उसी तरह से ये उठा करके और क्या किया जाता है? पलट दिया जाता है किस पर? नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसिलोज मेम्ब्रेन पर। तो अब अगला स्टेप क्या करते हैं इसमें? हम 5वां स्टेप क्या करेंगे कि ट्रांसफर ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज पेपर। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर इसको ट्रांसफर करते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग भी कहा जाता है। और इस ब्लॉटिंग को खोजे थे, यहां ब्लॉटिंग कराते हैं, इस प्रक्रिया को खोजे थे साउदर्न नामक साइंटिस्ट, इसलिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं। पूरा लिख देते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न क्या है? SOUTHERN, साउदर्न हो गया वैज्ञानिक का नाम। अब ब्लॉटिंग कराना, साउदर्न ब्लॉटिंग कराना, यहाँ ये साउदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। मतलब सबसे पहले जो डीएनए फ्रेगमेंट अलग हुए उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन पर, नाइट्रोसिन पेपर पर, उसके बाद हम साउदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। तो ये आपका 5वां स्टेप था। अब 6ठा स्टेप देखिए।
अब कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं बाय VNTR प्रोब। तब होता है ऑटो रेडियोग्राफी। बाई एक्सरे। छठा स्टेप क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बाई VNTR प्रोब। ये थोड़ा हम लोग समझेंगे। यहां देखिए, जैसे कि हम बताए थे, मान लीजिए नाइलॉन मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस नाइलॉन मेम्ब्रेन पर जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराए थे, वो जेल लाकर के उलाट दिए थे। तो मान लिया जाए यही उलाट दिए, और यहां आपके वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मिले, ठीक है, इस तरह से। ये वो स्पॉट से मिला है, क्राइम स्पॉट से आएगा मिला, मान लिया जाए 3 आदमी पर शक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब। अब हम क्या करते हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना, जो इस पर आया है नाइलॉन मेम्ब्रेन पर, क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो हम एक प्रोब बनाए रहते हैं, प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड का लैब में प्रोब बना रहता है, वो प्रोब इस पर हम डाल देते हैं। प्रोब क्या होता है, तो प्रोब को समझिए। कह रहा है कि कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस, मान लिया जाए जैसे DNA, कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस, मान लिया जाए DNA है, कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे DNA हो, उसको रेडियो लेबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया, माने रेडियो एक्टिव, उसके साथ जैसे रेडियो एक्टिव फास्फोरस दे दिए, माने उसको रेडियो एक्टिवली उसमें कुछ मिलाए जाते हैं, या उसको रेडियो एक्टिव क्या कर सकते हैं आपके, उसका रेडियो एक्टिव फास्फोरस हो या नाइट्रोजन हो, कुछ ऐसा कर दिया जाता है। यानी कि कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे DNA है, उसको रेडियो एक्टिवली बना दिया जाता है, या उसको कुछ मार्क लगा दिया जाता है, मार्क, और उसके हेल्प से दिए गए सैंपल से हम दूसरे बायोलॉजिकल सब्सटेंस को सर्च करते हैं, दूसरे बायोलॉजिकल सब्सटेंस को सर्च करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर का, आपको देखते हैं, घड़ी बनाने वाला व्यक्ति बैठा हो, टेबल है, तो घड़ी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जा होते हैं। अब उसमें से घड़ी का कोई छोटा सा पार्ट्स गुम हो गया हो, मतलब जहां बैठा उसी के इर्द गिर्द, तो क्या होता है, वो लोग चुंबक रखते हैं ना। मान लो स्टिक है, स्टिक के किनारे पर चुंबक लगा हुआ है, और चुंबक घुमाएगा, वो अगर वहां पार्ट्स गिरा है तो चुंबक जाकर के उसमें सट जाएगा। तो चुंबक ही ना लोहा को सटा दिया, वो चुंबक नहीं रहता, दूसरा चीज रहता, यानी कि वहां प्लेन लोहा रहता तो लोहा को खोज पाता। उस लोहा को किसने खोजा, चुंबक ने खोजा, चुंबक आकर टाइट हो गया। तो उसी तरह से प्रोब का मतलब हुआ कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस जिसको मार्क कर दिया गया, जिसको रेडियो एक्टिव बना दिया गया, उसके हेल्प से हम किसी दिए हुए सैंपल से दूसरे बायोलॉजिकल सब्सटेंस को ढूंढ लेते हैं। तो ये आपका नाइट्रोसेल्युलोज नाइलॉन मेम्ब्रेन है, इस पर आपका ये सारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो हम अलग किए थे DNA फ्रेगमेंट्स, वो यहाँ आ गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हाइब्रिडेशन कराते हैं बाय VNTR प्रोब। जो लैब में हम DNA प्रोब बनाए रहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड वाला, वो यहाँ हम दे देते हैं, ठीक है, वो गिरा देंगे यहाँ। तो ये क्या होगा कि आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA था, ये सब क्या हो गया, हाइब्रिडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइज हो जाता है। जो हम प्रूफ देंगे सिंगल स्टैंडर्ड का, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी
यहाँ लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन बाय VNPR प्रोब PROB, या रेडियोएक्टिवली प्रोब कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन बाय रेडियोएक्टिवली प्रोब। अब ऑटोरेडियोग्राफी बाय एक्सरे, अब ये क्या हो गया कि ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, फिर इसको हम वाश कर देते हैं, वाश करेंगे तो जो अननेसेसरी जो अब सिंगल स्टैंडर्ड बचा हुआ है धुल के अलग हो जाएगा। और चूंकि हम इसमें जो प्रूफ दिए हैं उसमें कुछ मार्क किया हुआ है जो एक्सरे देने पर दिखाई पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जो हम एक सिंगल स्टैंडर्ड इसमें अलग से गिराया गया है, दिया गया है, उसमें कुछ मार्किंग है और रेडियो लेवल है जिससे वो दिखाई पड़ेगा। अब हम इस पर एक्सरे फिल्म देंगे, इस पर क्या करेंगे, अब हम इस पर ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड हो गया, इस पर हम क्योंकि इसमें हम जो अलग से सिंगल स्टैंडर्ड दिए हैं उसमें रेडियोएक्टिवली लेवल है, उसको कुछ मार्क है। अब एक्सरे से इसका पिक्चर लेंगे, इस पूरे का नाइलर मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद एक्सरे से इसका पिक्चर लेंगे और पिक्चर लेके मिलान करेंगे, पिक्चर लेके फोटोग्राफ्स लिया जाएगा और पिक्चर लेके मिलान करेंगे। क्या मिलान करेंगे भाई, कि हमको जो क्राइम स्पॉट से डीएनए मिला वह डीएनए जिस व्यक्ति पर हमको शक है, 3 अलग व्यक्ति का जो हम डीएनए लिए थे वो किससे मैच करता है। तो तीनों में से मान लिया जाए कि तो एक ऊपर वाला मान लिया जाए पहला है जो स्पॉट से मिला, और जो नीचे है जो पहला है वो स्पॉट से मिला है। कहां से मिला है, क्राइम स्पॉट से। और जो दूसरा तीसरा चौथा है, ये जो इस व्यक्ति पर डाउट है उसका ये प्रिंट आया, डीएनए प्रिंट आया। तो जो हम फोटोग्राफ से लेंगे तो फोटोग्राफ से मिलान करेंगे कि जो स्पॉट से डीएनए मिला है, स्पॉट से जो डीएनए मिला है वो हम जिस व्यक्ति का 3 आदमी का इकट्ठा किए हैं, जिस व्यक्ति का इकट्ठा किए 3 आदमी उससे किससे मैच कर रहा है, और ये जो स्पॉट से मिला हुआ डीएनए जिससे मैच करेगा वही हो जाएगा मर्डरर 100%, वही हो जाएगा मर्डरर 100%। अब जैसे मान लीजिए फिगर में हम स्पॉट से मिला ये इससे मैच कर रहा है, तो जो हम 3 व्यक्ति में जो डाउट है, जो चौथा जो हम सैंपल लिए हैं, चौथा सैंपल पहला सैंपल से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 3 व्यक्ति में जो चौथा व्यक्ति जो 3 व्यक्ति लिए थे उसमें जो तीसरा व्यक्ति था वही मर्डरर। यहाँ एक खास बात ध्यान देना पड़ता है, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम 23 है, 1 से लेकर 23 अलग अलग टाइप का है। तो यहाँ खास बात रखना पड़ता है कि स्पॉट से जो मर्डरर का स्पॉट जगह से जो हमको जो सैंपल मिला, ब्लड सैंपल या जो कोशिका मिला, तो उससे हम जिस क्रोमोसोम का डीएनए लेंगे, सेम क्रोमोसोम का डीएनए लेंगे जिस व्यक्ति पर शक है। जैसे सपोज मान लिया जाए क्रोमोसोम 5, 11 और 13, समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम संख्या गुणसूत्र संख्या 5, 11, 13, गुणसूत्र संख्या 5, 11, 13 हम लिए हैं मर्डर, जो हमको मिला है क्राइम स्पॉट से, जहां मर्डर हुआ है वहां से जो हमको सेल मिला उससे हम क्रोमोसोम संख्या 5, 11, 13, क्रोमोसोम संख्या 5, 11, 13 का प्रयोग किए हैं, उससे डीएनए निकाल कर उसका मैचिंग किए हैं। तो जिस व्यक्ति पर शक है उसका अगर हम बाबू डीएनए मैच कराना हो तो उसका भी हम सेम क्रोमोसोम लेंगे, उसका भी 5, 11, 13 लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कनेक्शन है कि जहां मर्डर जहां हुआ है जिस स्पॉट से, वहां से हम जिस क्रोमोसोम से डीएनए निकालेंगे, तो जिस व्यक्ति पर शक है उसका भी डीएनए उसी क्रोमोसोम से निकालेंगे और तब ऐसा करेंगे। तो यही आपका
5-6 स्टेप्स है। अब देखिए आपका प्रश्न 5 नंबर में आ सकता है, अरे यहाँ 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, रिपीट आएगा। मिनी सैटेलाइट डीएनए से क्या समझते हैं, आ सकता है प्रश्न में। तो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है कि डीएनए हमारा जो मानव शरीर का डीएनए है वो पुनरावृत्त डीएनए से बना होता है, मुख्य रूप से उसका बहुत बड़ा भाग पुनरावृत्त डीएनए होता है। तो मुख्य डीएनए से जब पुनरावृत्त डीएनए को अलग करते हैं उसे जो शिखर बनता है उसे सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। 2 नंबर में आ सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किसी ने खोजा इसको। तो 2 आनुवंशिक आधार पर 2 व्यक्ति को अलग करने की त्वरित और अच्छी विधि है। एलेक्स जेफरी ने खोज किया विश्व में, और भारत में ये टेक्निक कौन डेवलप किए थे, डॉक्टर लालजी सिंह। 5 नंबर में आएगा तो यही आपको 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट नोट करना पड़ेगा, इसको डील करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका से डीएनए को अलग करना। दूसरा क्या है कि डीएनए को खंड खंड में बांटना। दूसरा पहले डीएनए को निकालना, डीएनए छोटा है तो उसका प्रवर्धन कर लेना पीसीआर तकनीक से। तीसरा है डीएनए को छोटे छोटे खंड में बांटना। चौथा है जो खंडित डीएनए उसको सेपरेट करना जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस विधि से, जेल विद्युत का संचरण विधि से। फिर उसके बाद जो सेपरेटेड पार्ट है उसको नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देना, और ट्रांसफर करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन कराना, VNTR प्रूफ, जो हम प्रूफ बना के रैक में रखे हैं सिंगल स्टैंडर्ड। क्योंकि हम जब काटते हैं ना इसको, जो RF प्राप्त होता है, जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए काटेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड में बढ़ जाता है। तो फिर हम जो लैब में प्रूफ तैयार किए हैं उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं, और हाइब्रिडाइज कराने के बाद फिर इसका ऑटोरेडियोग्राफी किया जाता है एक्सरे से, उसका एक फोटोग्राफ प्राप्त होगा, और फिर फोटोग्राफ से हम फोटोग्राफ्स एंड आइडेंटिफिकेशन सीधे हो जाएगा फोटोग्राफ्स, और लास्ट में फोटोग्राफ्स होने के बाद हम पहचान लेते हैं जो स्पॉट से मिला है उसका जो डीएनए का प्रिंट है वो जिस व्यक्ति में परसेंट है वो किससे मैच कर रहा है, तो जिससे मिलेगा वही मर्डर होगा। आप किताब का भी सहारा लीजिए, बार बार वीडियो देखिए तो ये आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे, फोटोग्राफ्स हो गया, और फोटोग्राफ से तब क्या होता है कि हम मिलान कराते हैं कि जो स्पॉट से हमको मिला है डीएनए उसका जो फोटो है, पिक है, वो जिस पर डाउट है उसमें से किससे मैच कर रहा है, तो जिससे मैच करेगा वही मर्डर। अब आपसे यहाँ प्रश्न आ सकता है कि डीएनए उंगली छापी का उपयोग क्या है। डीएनए उंगली छापी का उपयोग क्या है, तो हम बताएं किसी एक व्यक्ति का बाल पुटक कोशिका, त्वचा कोशिका, रक्त कोशिका, स्पेशली WBC या शुक्राणु कोशिका, सबका डीएनए एक जैसा होता है। तो हम इस डीएनए के हेल्प से, डीएनए उंगली छापी तकनीक से हम किसी अपराधी को पकड़ सकते हैं। अपराधी किसी का मर्डर किया है उसको पकड़ सकते हैं डीएनए उंगली छापी तकनीक से। अपराधी किसी अगर अपराधी किसी फीमेल के साथ गलत किया है, रेपिस्ट है, तो उसको पकड़ सकते हैं इस मेथड से। एक और होता है पितृत्व परीक्षण। पितृत्व परीक्षण का माने हुआ कि मान लिया जाए कि कोई फीमेल है, वो उसका संबंध एक से अधिक पुरुष के साथ है। कोई महिला है जिसका संबंध एक से अधिक पुरुष के साथ है, और कोई बच्चा है, तो बच्चा का वास्तव में बायोलॉजिकल फादर कौन है, इसको कहते हैं पितृत्व परीक्षण, यानी कि पिता का पहचान करना। तो उस परिस्थिति में ये डीएनए उंगली छापी काम आता है। उसके बाद मानव इतिहास को समझने में भी काम आ जाता है डीएनए उंगली छापी, ठीक है। तो ये आपका उपयोग हो गया। आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट लिखिए, फिर से समझाएंगे जहां आपको दिक्कत हो। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, फिर बुक पढ़िए, जहां दिक्कत हो समझाइए, और तब समझने के बाद शेयर कीजिए। धन्यवाद।